सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम देख रहे हैं बहुत दिनों से फॉरेन फंडिंग केस जो कि अब दोबारा से डिस्कस हो रहा है और ज़ाहिर अपोजिशन ने मामला उठाया और ये दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन से रोज़ाना की बुनियाद पर ये केस सुना जाए। तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर कल से इसकी समाअत होने जा रही है, लेकिन आज जो उसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अभी कुछ देर पहले जो कि हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म ज़ेर सदार, उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म से बाबर अवान की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में ये फॉरेन फंडिंग केस से हवाले से बाकायदा ज़ाहिर उन्होंने ब्रीफिंग भी दी, डिस्कस भी हुआ ये केस वज़ीर-ए-आज़म से। और ये कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कि खुद अपोजिशन वाले जो हैं ये फॉरेन फंडिंग में मुलव्विस हैं और ये जो सियासी जमातें अपोजिशन की ये फॉरेन फंडिंग कर रही हैं और उन्होंने ये कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है फ़ॉरेन फंडिंग की। ये जो फ़ॉरेन फंडिंग की ज़रूरत होती है ये फ़ारूदे वालों की जो जाली अकाउंट्स होते हैं ये उनको होती है। और फिर बाबर अवान ने भी कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म खुद वज़ीर-ए-आज़म हाउस का ख़र्चा उठा रहा हो उसको क्या ज़रूरत है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग करे और इस तरह ममनूअ तरीके से जो है वो पैसे मंगवाए जाएँ। ये तमाम तर मामला है जो एक बानी एक मुनारिफ अरकान है अकबर एस बाबर PTI के, उन्होंने ये केस दायर किया था इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने तमाम तर रिकॉर्ड कराया था। वो कहते हैं कि तकरीबन ये $3 मिलियन हैं जो कि फ़ॉरेन फंडिंग और $2 मिलियन हैं जो कि ऑफशोर कंपनियों के तहत ये जमा हुए हैं और ये तमाम तर मामला है। अब आगे रुख क्या इख्तियार करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ है उसमें क्या गुफ्तगू हुई है और ज़ाहिर APC वाला मामला भी है। कल APC बुला ली अपोजिशन ने, उस पर ही मुशावरत आज हुई है। तो तफसीलात जान लेते हैं अभी आज ही होने वाली इजलास के। हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद से फिर मैं बाकायदा आगाज़ करूँगी और उस पर बहस भी करेंगे। शहबाज, ज़रा मुझे बताइएगा कि आज जो इजलास हुआ है इस इजलास का मेन एजेंडा क्या था? जी बिल्कुल सुमैया, इस इजलास का जो मेन एजेंडा था वो फॉरेन फंडिंग था और तकरीबन 1 से सवा घंटा जो है फॉरेन फंडिंग पर जो है ब्रीफिंग दी है अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने और उसमें उन्होंने हुकूमती तर्जुमानों को ये बताया है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है और इसकी इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी जो है वो तहकीकात कर रहा है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ममनुआ फंडिंग वाले केस पर हमें किसी किस्म में कोई परेशानी नहीं है, तहरीक इंसाफ का दामन साफ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस केस से बाहर आ जाएंगे। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि जो फॉरेन फंडिंग केस है इसके जो कानूनी निकात और आईनी निकात हैं उससे अवाम को जो है वो आगाह किया जाए। क्योंकि आज एक बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुलतवी हो गई थी, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कल इस वाले से जो है हुकूमती और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो डिसाइड ये पाया है कि असद उमर जो कि वफाकी वजीर हैं और फारूक हबीब जिन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहकीकात के इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की हुई है, वो कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि कल इस केस का बाकायदा जो है वो आगाज भी हो रहा है तहकीकात का, इसमें वो कानूनी निकात से जो है वो आवाम को आगाह करेंगे। उसके अलावा तकरीबन 1 घंटा इस पर अनवर मंसूर ने ब्रीफिंग दी और वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की तर्जुमानों को जो टॉक शोज में जाते हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो हुकूमती मीडिया टीम है कि ये इसका आवाम को जो है वो कानूनी निकात से आगाह किया जाए। उसके अलावा दूसरा जो इसमें एजेंडा था वो ये था कि कल जो APC हो रही है और अपोजिशन का जो एहतजाज का मामला है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये तबसरा किया कि अपोजिशन जो है अपने कब्जे मिटाने के लिए भी कर रही है। अच्छा। इनके पास अभी कोई अवामी हिमायत हासिल नहीं है और ये जो है चूंकि अगर इनके पास अवामी हिमायत हासिल होती है 13 दिन के बाद ही यहाँ से ना जाते। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इनको अपोजिशन को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एहतजाज और APC करते रहेंगे, अब इन्हें 4 साल जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। तो ये 2 अहम चीजें थी जो आज डिस्कस हुई हैं। पहले जी और उससे पहले बाबर अवान ने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी, जो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इजराय कह रहे हैं कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जो उन्होंने मुलतवी की और उन्होंने जब आज कानूनी निकात पर जो बातचीत हुई तो उन्होंने फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें इससे किसी किस्म का खतरा नहीं है। तो बाबर अवान ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि आप तो खुद जो है अब अपने खर्चे पर रह रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस से हम जो है निकल जाएंगे। तो 2 अहम बड़ा यानी कि उनको इत्मीनान दिलाया गया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद, हमें बता रहे थे। जरा नाज़रीन अब इसी पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा में ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा में ज्वाइन करें। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं चाहूँगी मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ। आपने सुना और मैंने भी अपने इंट्रो में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है ये ममनुआ फंडिंग की, फ़ॉरेन फंडिंग की, ये तो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं जो ये फ़ॉरेन फंडिंग करती हैं, ये फालूदे वाले अकाउंट वालों को ज़रूरत होती है इस चीज़ की। और फिर APC पे भी तबसरा कर दिया, खिफ़त मिटा रहे हैं आप लोग अपनी, ये APC बुला के। सर जरा तबसरा कर दीजिएगा इन दोनों चीज़ों पर।
ठीक है, एहसन साहब को आवाज़ नहीं पहुंच रही है। ठीक है, हम ज़रा आवाज़ का मसला हल करवाते हैं। मैं आपको ठीक है, मैं चाहूँगी कि आपको मेरी आवाज़ सही तरह पहुँचे। फिरती हूँ बसरा साहब, ये क्या मामला है आखिर? फॉरेन फंडिंग केस वाकई ऐसा केस है जिस पर आप लोग ये बात करना शुरू कर दें कि जी ये ऑपोजिशन के भी तो केसेस हैं, हमें क्या ज़रूरत है फॉरेन फंडिंग की? ये इतना ही आसान है, इतना ही आप लोग उसको लाइट लेंगे? सुमैया रिजवान, मैं अभी उसी मीटिंग से उठकर आ रहा हूँ जो स्पोक्स पर्सन की मीटिंग थी। जी जी, उससे उठ के सीधा मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। जी सर, मुझे मालूम है। और मैं पहले तो आपके जो रिपोर्टर हैं शहबाज साहब, उनको मैं अप्रिशिएट भी करूँगा कि माशाल्लाह उनके पास कुछ ज़राए अपने डेफिनेटली हैं कि जिससे वो ख़बर निकाल लेते हैं। और बिल्कुल मैं ये सीरियस बात कर रहा हूँ, कोई मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। बिल्कुल यही बातें हुई, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो स्पोक्स पर्सन की मीडिया टीम बनी हुई है, हमारा इंटरेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, खुलकर वहाँ बातें होती हैं मीडिया के हवाले से कि क्या सूरत चल रही है। बिल्कुल जो बात आप कह रही हैं सुमैया, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसके अंदर ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह आपको याद है ना, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, पता क्या कहा जा रहा था? वह इस्तीफा भी ले लेगा, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लेगा, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या तबाही आ जाएगी। फिर सबकी आंखें खुल गई। देखिए, ख्वाब देखने पे और ख्वाहिशात पे ना पाबंदी यानी टैक्स है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सूरत ये है, मैं एक वकील भी हूँ, ये इनसे हमारा केस तो कुछ भी नहीं है। वो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्राक में आगे चलता हूँ। देखिए, फॉरेन फंडिंग, पहले तो फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ ही गलत इस्तेमाल है। फॉरेन फंडिंग क्या होती है? फॉरेन फंडिंग ये है कि कोई मुल्क जो गैर मुल्क है वो आपको पार्टी को फंड कर रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड कर रही हो। नंबर 3, किसी मुल्क की कोई सियासी जमात आपको फंड कर रही हो। यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है PTI, जिसने बाकायदा फंड रेजिंग की और दुनिया के कोने कोने में जाकर बसरा साहब, आपको मालूम है ना ये केस अकबर एस बाबर ने दायर किया है, वो आपके ही रुकन थे, मुनारिफ रुकन है, ये किसी ऑपोजिशन की जमात ने दायर नहीं किया। अच्छा, ये भी बड़ा आपने अच्छा किया सुमैया, आपने पॉइंट उठाया। अकबर एस बाबर कौन है? बिल्कुल ये तहरीक इंसाफ के अहम लोगों में शामिल थे, लेकिन उसके बाद इनका स्टेटस क्या हुआ? ही इज नो मोर विद द पार्टी। ये पार्टी के रुकन ही नहीं है। और मुझे बताएं कि पार्टी का जो रुकन नहीं है वो आईनी और कानूनी तौर पर इशू को रेज नहीं कर सकता। और फिर हमने क्या किया? कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल आपने सही कहा आपकी शहबाज मियां ने, कल असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम चीज़ें A to Z हमने, कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 5 साल का डाटा दिया जाता है जो मांगता होता है। हम लोगों ने 10 साल का डाटा जमा करवाया हुआ है A to Z। अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं है आप लोगों ने। असल में इशू कहां पे है? एक एक डिटेल दी है, एक एक डिटेल। मैं एक और मजे की बात बताऊं, ये जो चला रहा है ना कि 23 अकाउंट है, 28 अकाउंट है, वो दिए नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तमाम चीजें आपके सामने रहेंगी। असल इशू क्या है वो आप सुन ले। हसन मुर्जा मेरे भाई हैं, इनसे पूछे मार्क सीगल कौन है? मार्क सीगल कौन है जिसको कहां कहां से पैसे ट्रांसफर हुए हैं? और नून वालों से ये पूछिएगा, जरूर पूछिए सवाल कि मियां साहब तो बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनी पार्टी के अकाउंट्स को यूज करते थे। 20 करोड़ सर, सबको अपने अमाल नामे को जवाब देना है। उसके बाद कोई किसी के अमाल नामे का जवाब नहीं देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको अपना बताना होगा इलेक्शन कमीशन को, ये लोग अपना बताएंगे। अब जाहिर समात होगी, पॉइंट टेकन। गुलाम मुर्तजा, ये तमाम जी जी बता रहा हूं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान के आने से हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी ना, जी जी, ये इनकी विशफुल थिंकिंग है। बस बेचारों के पास कोई एजेंडा है नहीं है। इनको पता है कोई ना कोई ऐसी बात करते रहे जिससे लोग भी हमारे मुतमिन रहे। मियां साहब पतली गली से निकल गए हैं, ये सारे बस मारे सर, पतली गली से कौन निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कहीं का रोड़ा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, गुलाम मुर्तजा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मुर्तजा, क्या खबर है आपके पास, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? जो असल में जिस तरह से अभी बसरा साहब ने कहा कि हमारे पास जो इतलात हैं अकाउंट्स की, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो तफसीलात हैं, वो हमने 10 साल तक की जमा करवाई हैं। बुनियादी तौर पे एक बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक केस में ये एक प्रिंसिपल सेट कर दिया था कि फ़ॉरेन फंडिंग या बाहर से किसी भी शख्स की फंडिंग, यानी कि उसको आप ये कह लें
कि बैरून मुल्क से आने वाली जो फंडिंग होती है किसी भी सियासी पार्टी के लिए, उन्होंने एक नुक्ता तय कर दिया था कि 5 साल तक का ऑडिट कर सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा का ऑडिट नहीं कर सकते। ये नुक्ता अभी जो है पीटीआई की लीगल टीम बसरा साहब जैसे काबिल लोग पर मुश्तमिल है, और इन्होंने ये मेरे ख्याल में ये पॉइंट दिया होगा अपनी पार्टी को कि इसके बाद फ़िक्र वाली बात ही कोई नहीं है। उस जुमले को साथ लेके पढ़े तो कोई किसी तरह का अब ख़तरे वाली बात नहीं है। फिर ये एक और बड़ी बात इस तरह से है कि यही मौलाना फजल रहमान जो इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इलेक्शंस को तो नहीं मार रहे थे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि सरदार रज़ा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें कुछ तोसी की जाए ताकि ये फॉरेन फंडिंग केस जो है इसको ख़त्म कर सकें। ठीक। तो समझ नहीं आ रहा कि वो उस वक्त दुरुस्त थे या आजकल वो दुरुस्त हैं। तो क्योंकि इन्होंने कहा कि शायद इसी वजह से एक्सटेंशन मिल जाए कि ये केस लगाया जाए तमाम सियासी पार्टियों में और एक कंसेंसस डेवलप हो जाए कि नया बंदा लगाना है। एक सेकंड लूंगा समैया, वो पंजाबी जी कहते हैं बिल्ली नू छिछड़िया दे ख्वाब, आपने ये फिक्रा सुना हुआ है ना। अब इन बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रही, वो धरना लेकर आए थे, धरने में हुकूमतें खत्म होनी थी। सर आप लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है सर, आप लोग खुद कह रहे हैं 30 बार आपने इल्तिवा की दरख्वास्त की है इस केस के, ये आप लोग ही कर रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कर रहा। इसका भी सुन ले, इसका भी सुन ले मरियम। गुजारिश ये है अपना सुमैया कि इसके ऊपर हमने, आपको पता है जो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थ्रैश हुआ था और प्रोब हुआ था केस, वो किस बात का हुआ था पता है आपको भी पता होना कि इमरान खान साहब पे यही इल्जामात वहां पर भी थे और वहां पर उनको सादक और अमीन कहा गया कि तमाम रिकॉर्ड वहां पर दिया और वहां पे ये 62 है, वहां पे इस बात पे लगवाना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं से हम कोई काम कर लें। मैं फिर कह रहा हूं जो हसन साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। बस साहब बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया सर, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं ना, मौक़िफ़ लें। हसन मुर्तज़ा साहब को मेरी आवाज़ जा रही है। हसन साहब, वज़ीर आज़म का बयान सुना आपने, वही कहते हैं कि हमें नहीं ज़रूरत है ये फॉरेन फंडिंग की, ये जो फालूदे वालों को जाली अकाउंट्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है। और ये जो आप लोग कल APC कर रहे हैं उस पर भी वो कॉमेंट कर रहे हैं कि खिफ़त मिटा रहे हैं आप लोग APC बुला के। बहुत शुक्रिया सुमैया। मैं पहले तो आपको सुन नहीं पा रहा था, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। बसरा साहब ने भी जो पहले सारी बात की मैं सुन नहीं सका। उनके वो कोई आखिरी अल्फाज थे कि वज़ीर आज़म साहब को सादिक और अमीन कहा गया और वो सादिक और अमीन हैं, उन्हें अदालत ने या शायद किसी ने सादिक अमीन कहा। तो बाकी पीछे की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन बेईमान होते देर कितनी लगती है जी, अपनी बात से यू टर्न लेते हुए देर कितनी लगती है जी। जी जी, बसरा साहब को कितनी देर लगी थी पीपल्स पार्टी से PTI में जाने पर। बस एक लम्हे की बात होती है, एक एक लाइन, एक एक फिक्रा जो है वो आपको महरम से मुजरिम कर देता है। तो इसलिए वो तो बसरा साहब का जो इस्तदलाल है मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त है। बाकी जो आपने बात की है अगर रिपीट कर दें तो मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। अच्छा हसन साहब, मेरा सवाल आपसे यही था कि खिफ़त मिटा रहे हैं आप लोग अपनी, जो आप लोग कल APC बुला रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अब अपोजिशन खिफ़त मिटा रही है क्योंकि नाकाम हो चुकी है, अब APC बुलाने का क्या फ़ायदा? देखिए जी, खिफ़त तो वो लोग मिटाएंगे जिन्होंने कोई जुर्म किया है। कौम तो ये पूछ रही है कि नवाज शरीफ साहब बाहर गए, उस वक्त बड़े हमदर्दी के इजहार भी किए गए, उस वक्त कौम को ये बताया गया, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी ज़बान से ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल बीमार हैं और हकीकी बीमार हैं, और मैंने अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स से भी चेक करवाया है, वो कोई डॉक्टर फैसल सुल्तान या इस किस्म का नाम था, उन्होंने भी देखा है, सरकारी जो बोर्ड था उसने भी उन्हें बीमार कहा है और उनकी रिपोर्ट्स भी बड़ी ख़राब है। और यही बयान जो है वो हमारे पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा थी उन्होंने भी दिया था कि वो बीमार है। और जब वो बाहर चले गए तो फिर मियाँ साहब को, इमरान खान साहब को याद आया कि मियाँ साहब तो बीमार नहीं थे, और बसरा साहब भी कह रहे हैं कि वो पतली गली से निकल गए। हमें कौम को तो ये बताएं कि हकीकत क्या है। अगर वो बीमार नहीं थे और बाहर चले गए हैं तो जिन लोगों ने उन्हें बीमार कहा, जिन लोगों ने रिपोर्ट्स बनाई, जिन डॉक्टर्स ने उनका बोर्ड किया, क्या हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है? और अगर कार्रवाई नहीं करती, उन्हें नौकरियों से फारिग नहीं करती, उनसे ये पैसे वसूल नहीं करती,
तो फिर इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब की मर्ज़ी से गए हैं, वज़ीर आज़म की रजामंदी शामिल है, और वो अपनी खिफत मिटाने के लिए, कौम के सामने वो सच्चे होने के लिए, अपने नैरेटिव पर अपने आप को मजबूत और पक्का साबित करने के लिए ये सारा ड्रामा और फ्रॉड कर रहे हैं। हालांकि वो बीमार थे, यकीनन वो बीमार है। अच्छा। और इन्होंने खौफ से कि अगर ये खुदा न खास्ता कोई ये इनके साथ ऊपर नीचे हो गई तो ये हम भुगत नहीं सकेंगे, क्योंकि न्याजी साहब जो हैं वो दिलेर तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है ना जी। हाँ। तो वो इस खौफ से कि ये बाहर जाएं, मेरी जान छूटे, उन्हें भेज के अब लोगों के सामने सच्चा होने की कर रहे हैं। खिफत वो मिटाएंगे, हमें क्या खिफत है? हम तो ऑपोजिशन है, हमने एपीसी भी करनी है, हमने एहतजाज भी करना है, हमने सारा कुछ करना है। हाँ, तो वही तो सवाल कर रही हूँ, क्या करना है आप लोगों ने? ऑपोजिशन कल एपीसी बुला रही है, इससे पहले पीपल्स पार्टी तो देखे ना जी, ऑपोजिशन इनके इतने इश्यूज हैं कि ऑपोजिशन को तो हर रोज एपीसी करनी पड़ती है। यहाँ पे सुन लेना, यहाँ पे जो मशीर खजाना है शेख साहब, वो कहते हैं जी कि यहाँ 15 रुपए के टमाटर हैं, यहाँ पे 5 रुपए के मटर बेच रही है वो फिरदौस आशिक अवान। और इस किस्म की तो आप देखें इश्यूज कितने ही हैं। पेट्रोल जो है वो 115 रुपए पे चला गया है। इन्हीं की गवर्नमेंट कहती थी ना, इन्हीं के असद उमर साहब जो हैं वो कहते होते थे, आइंस्टाइन बने हुए थे बड़े, कहते थे कि हम 46 रुपए का लीटर देंगे, अब 115 पे गया हुआ है। और फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतों का हम भुगत रहे हैं। आप अपना भुगत रहे हो, आप पिछली हुकूमतों का नहीं भुगत रहे, आप अपने अहदाफ पूरे नहीं कर रहे, अपनी नाकामियां, महरूमियां, अपनी गलत बयानियां, अपनी गलत पॉलिसी। मैं आती हूँ इस खबर पे भी मुझे आना है जी। अपोजिशन की बीमारी के पीछे छुपाते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हफीज शेख पे आऊंगी मैं। हसन साहब, लेकिन अब आपको छुपने कोई नहीं देगा, आप एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, एक्सपोज हो चुके हैं, पॉइंट टेकन। मैं आती हूँ। कारी उस्मान साहब JUI में ज्वाइन करें, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। कारी उस्मान साहब, कल एपीसी बुला रहे हैं आप लोग और सारे बैठेंगे मिलके, अब कौन सा प्लान है ये? आप क्या करेंगे JUI पे? क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि आपके सारे प्लान जो हैं वो फेल हो चुके हैं, कुछ नहीं मिला आप लोगों को। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। जहां तक एपीसी का ताल्लुक है, वो तो इंशाल्लाह कल हमने बुलाई है और आपको इल्म में है कि हमारा प्लान ए जो था वो 27 से लेकर हम आज़ादी मार्च का रवाना होना था, इस्लामाबाद पहुंचे, 10-15 दिन वहाँ रहे। उसके बाद दूसरा मरहला हमारा प्लान बी का था, जो हमने मुल्क भर की तमाम शाहराहों को बंद किया और फिर आवाम की सहूलत के खातिर वो सिलसिला हमने मुनक़ते करके अब हम प्लान बी के दूसरे मरहले पर चल रहे हैं, जो हमारे मुजाहरे शुरू हुए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने और तमाम सूबों के सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने, वो भी शुरू हैं। अच्छा उस्मान साहब, आप लोगों का प्लान सी भी तो था ना, जिसमें इस्तीफे देने का मामला ज़ेरे गौर आना था। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये सिलसिला हमारे शुरू है और 29 नवंबर को कराची में बहुत बड़ा मुजाहरा होगा, जिसमें खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब शरीक होंगे। अच्छा। दूसरी क़ियादत भी होगी और ये भी सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने होगा। इसी तरीके से जो अभी कल की एपीसी है, उसमें अब तक की जितनी हमारे मामलात हुए हैं, आज़ादी मार्च हुआ है, प्रोग्रामात हुए हैं, उसके बाद अब अगले मरहले के लिए अब हमने तय करना होगा कि हम। अच्छा कारी उस्मान साहब, जरा मुझे इस बात का बता दें सर, ये कंफ्यूजन दूर कर दें। मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनको यकीन दिलाया गया है कि दिसंबर तक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, किसने यकीन दिलाया उनको? देखें जी, हम तो अब भी कहते हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला के 1-1.5 माह के अंदर जो हम चाहते हैं वो अल्लाह के फजल करम से होकर रहेगा। किसने यकीन दिलाया? इतने आप लोग क्यों हैं, पूरा एतमाद क्यों है? देखें किसने यकीन, ये तो वक्त साबित करेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपको मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि आप देखेंगे इस वक्त खुद इमरान खान की क्या पोजीशन है, वो किस हद तक उनकी दिमागी तवाजुन किया भी वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनके जो वज़रा हैं वो तकरीबन नीम पागल हो चुके हैं, उनकी आए रोज जो नई नई बातें कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि मदारिस को बंद
किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। ठीक कुछ है। कहते हैं कि टमाटर महंगे हो गए। लेकिन अब आप ये दही नहीं गुजारा बता रहे, करें। आप ये कुछ नहीं कहते बताएंगे ना कि आपको किसने यकीन दिलाया, ये तो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। देखें, किसने यकीन दिलाने की बात से पहले अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आप देखेंगे और आप देखेंगी और पूरा मुल्क देखेगा कि इंशाअल्लाह ताला हम जो गिए थे, जिस मकसद के लिए गिए थे, उसमें हम कामयाब हैं। और उसके सही। बाद जो अगला मरहला है उसमें भी इंशाअल्लाह उसमें भी आप जनवरी में कामयाब होंगे, देखेंगे बड़े कि पूरा एतमाद है आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारी उस्मान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, इतने पूरा एतमाद हैं JUIFA वाले, कहाँ से आया ये एतमाद? भैया मैं तो पेंडू बंदा, वो सीधी सीधी बातें करता हूँ। पंजाबी जी कहते हैं बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म आने जाने वाली गल है। आप अंदाज़ा करें हट दर्मी की, बेशर्मी की। वो ख्वाजा सब कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यानी कि आप इनका लेवल देखें। सर मुझे आपकी प्राइम हंसी मिनिस्टर क्यों को कह रहे थे वो बीमार मसनूई सी है। लग रही है बसरा साहब? नहीं मुझे नहीं, मसनूई नहीं भैया, मैं फिर आपको कह रहा हूँ इनके साथ जो हुई है 9 पार्टियों के साथ, आपको पहले याद होगा ये कहते थे कि अब हम तहरीक चलाने लगे हैं, अब मियाँ साहब निकल आएंगे, मरियम बीबी आ जाएंगी। अब मरियम बीबी का को पूछे सवाल किसी नून लीग वालों से, ठीक। तो वो बड़ा ट्विटर चलता था उनका, बड़ी वो रैलियां करती थी, वो किधर है? बाकी हसन मुर्तजा साहब, मैं फिर गुजारिश करूं, हसन मुर्तजा साहब को ये उन्होंने कहा ना मियाँ साहब की सेहत और मियाँ साहब की वो, मैं फिर कहता हूं कि मियाँ साहब ने खुद एक दरख्वास्त पेश की। सब ये कहते थे मियाँ साहब जिंदगी मौत की कश्मकश में हैं, जो गुर्दे हैं वो आखिरी स्टेज पर हैं, दिल जो है 4 अटैक हो रहे थे, शरियानें 80% बंद थी। डॉक्टर महमूद अयाज साहब देते रहे ये रिपोर्ट अदालत में, अदालत में। सर डॉक्टर महमूद अयाज मैं साहब, आपके प्रोग्राम बोल्ड टीवी सुमैया सुन ले, मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। सुमैया रिजवान के प्रोग्राम बोल्ड टीवी पे मैं मुतालबा करता हूँ जिन जजेस ने बेल लिया वो या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लें, उन रिपोर्ट्स को चेक करवाएं कि क्या वो जेन्युइन है या फैब्रिकेटेड है। सर पहले वज़ीर आज़म को चेक करवा लें, पहले वज़ीर आज़म तो कर लें। सर ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं, सर ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आगे वापस जरा इस पर सर ब्रेक लेने दें। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद मजीद बात। वेलकम बैक टू शो। नाजरीन, हम बात करें कल अपोजिशन की APC और मौलाना फजल रहमान के इस बयान पर कि वो कहते हैं कि मुझे यकीन दिलाया गया कि दिसंबर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, तो नए इंतखाबात होंगे या फिर कोई इन हाउस तब्दीली होगी। तो कारी उस्मान साहब ने जवाब नहीं दिया। मैं ज़रा गुलाम मुर्तज़ा से बात कर लूँ। मुर्तज़ा, आपके पास क्या खबर है? जब JUIFA और मौलाना फजल रहमान इतने पुरएतमाद हैं, ये एतमाद कौन दे रहा है उनको? बुनियादी तौर पे जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं, वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ज़ाहिर है कि बेचने के लिए, उनको दिखाने के लिए उनके पास अब कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है कि वो कोई परमानेंट कोई बात कर सकें। इसी वजह से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर दरमियान में APC भी बुलाई है। APC का अहवाल कुछ इस तरह से होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी जो हैं वो मुतमिन नहीं है मौलाना फजल रहमान के धरने से या उसके बाद प्लान A B से। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौलाना फजल रहमान साहब ने उस तरह से एतमाद में नहीं लिया जिस तरह एक बड़ी पार्टी है उसको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। पहले मरहले में उनकी ज़रूरत थी सिंध में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर एतमाद में भी लिया गया और उनके रिसोर्स को भी इस्तेमाल किया गया और सिंध में पूरा शो ऑफ पावर भी किया गया। उसके बाद ये था कि प्लान B जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद ही उसका अनाउंसमेंट कर दिया, फिर खुद ही वो वाइंड अप भी हो गया। इस तरह की सूरत हाल है कि जो गिले शिकवे हैं, इस कल जो APC होने जा रही है नेक्स्ट, उसमें गिले शिकवे ज़्यादा होंगे। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपने ग्रुप के हमरा जो मौलाना फजल रहमान से बात करेंगे कि अगर आपने अपोजिशन को इस तरह से ही एतमाद में लेना है अच्छा। तो फिर आप खुद ही अपोजिशन का किरदार अदा कर लें, क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आई है
वो तो इसी तरह से असमत यार वली खान साहब भी नहीं जा रहे, शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं, और APC फिर कौन करेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी ज़रूर, लेकिन वहाँ पे ये बात की जाएगी कि जो अहमियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है वो उन्हें नहीं दी जा रही है। अच्छा, दूसरी जो इस्लामाबाद के हलकों में बहुत अहम डेवलपमेंट चल रही है, बातचीत जारी है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मेन अपोजिशन का मरकज़ी जो किरदार है, जो भी अपोजिशन की पार्टी उस किरदार से थोड़ा सा हट जाएगी या खामोशी इख्तियार करेगी, उनको रिलीफ मिल रहा है या मिलेगा, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रिलीफ हासिल करने में कामयाब हुई है। इसी तरह से जरदारी साहब की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जरदारी साहब का रिलीफ बुनियादी तौर पे उनको रिलीफ बनता है, लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। सो इस तनाज़र में भी इसको देखा जा सकता है कि शायद मौलाना फजल रहमान से थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार करते हुए जरदारी साहब को कुछ रिलीफ मिल जाए। तो जरा मैं ये बात कर लेती हूँ ना, मैं पूछ लेती हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, पॉइंट आ गया आपका, आपने बड़ी खबर जो है वो हमें दे दी है। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो गिले शिकवे पीपल्स पार्टी को मौलाना साहब से हैं, ये ही कल किए जाएंगे या वाकई कोई सीरियस मुशावरत होगी कि क्या करना है? देखिए सुमैया, ये मुर्तज़ा साहब का अपना ज़ाती ख्याल हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है और उनको पूरा हक है, वो सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये बात इस तरह नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कभी गिले किए हैं, ना कभी शिकवे किए हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी जा सकती है, पीपल्स पार्टी खुल के वो बात करती है। मौलाना साहब को हमने पहले दिन ये कहा था कि मौलाना साहब हम आपका इस्तकबाल भी करेंगे, हम आपके एहतजाज में भी शरीक होंगे, आपके जलसे जुलूस में भी आएंगे, हम धरने का हिस्सा नहीं बन सकते। और ये हमने आज नहीं, ये इससे पहले इमरान खान साहब का धरना था, उससे पहले भी जब ये प्रोटेस्ट होते थे, तो एहतजाज का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम सिस्टम को डीरेल करें या सिस्टम को कमज़ोर करने का करें या इस मुल्क की मईशत को ख़राब करने की कोशिश करें। हम पाकिस्तानी हैं सारे, ये मुल्क हमारा है, हम इस बात पे हैं कि अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए। APC में भी हमने कोई शिकवा नहीं करना, और ना ही हमें कोई शिकवा है। जो असूली बात है, जो असूली मौक़िफ़ है, वहाँ भी हम बयान करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उस पे जो सारी अपोजिशन का जॉइंट डिसीजन होगा वो ही हमारा भी होगा। एक चीज़ मैं ज़रा अर्ज़ करना चाहूँगा, मैंने उस वक्त भी ब्रेक से जाने से पहले आपको कहा था कि मुझे भी इस पर रिस्पॉन्ड करने दें। अगर बसरा साहब ये बात वाज़िया कर दें मियाँ साहब के बाहर जाने वाली कि जिन लोगों ने सहूलतकारी की है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी आते हैं, उनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, उनमें लेबॉर्ट्रीज़ वाले भी आते हैं जिन्होंने उनके टेस्ट किए, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सो मोटो नहीं, हुकूमत खुद ये कर सकती है। जिन सहूलतकारी की है, चाहे बयान की हद तक की है, चाहे मीडिया टॉक के हवाले से, वो सारे सहूलतकार हैं, वो चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई जो है वो करने का इरादा रखते हैं या नहीं? अच्छा, ये सवाल तो मैंने उठा लिया। जरा आप मुझे बताइए, जरदारी साहब की सेहत कैसी है? आज आप लोग मुलाकात करके आए हैं उनसे पिम्स हॉस्पिटल में, अब पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है उनके मेडिकल बोर्ड या ज़ाती मॉल से रसाई के हवाले से? देखें सुमैया, जरदारी साहब जो हैं वो बीमार भी हैं, और ये आज तो हुकूमत भी कहती है, शेख रशीद साहब का भी कई दफ़ा बयान आ चुका है, बसरा साहब भी जानते हैं कि वो बीमार हैं, और बीमार तो वो हकीकी माने में है। लेकिन आज जब मैं उन्हें मिला हूँ और उनका वो देखा है कि वो बड़े जोश और वलवले के साथ वो हमें मिले भी, और उन्होंने हमें हौसले दिए कि हौसला नहीं हारना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्राइसिस में इस मुल्क को संभाला देती है और कुर्बानियाँ देती है। कारकुन भी हौसले में रहें, सब्र करें, इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह जो है वो गरीब आवाम की होगी। और ये आमरीत जो है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती। तो बीमार वो हैं, लेकिन किसी किस्म की भीख या रिलीफ वो आज भी नहीं मांग रहे, जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। उसके लिए हम जद्दोजहद भी करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे,
और अपना हक मांगेंगे, लेकिन भीख कभी नहीं ठीक है मांगेंगे, सर। ना जिंदगी की ना रिलीफ की। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन सर। सर एक खबर और है, वो भी हम उस पर ही बात कर ले। तो आज नाज़रीन खबर आई कि संगीन गद्दारी केस का फैसला रुकवाने के लिए वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ये दरख्वास्त वजारत दाखिला की जानिब से आज दायर की गई और इसमें ये कहा गया कि जो वकील हैं परवेज़ मुशर्रफ के, उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए और जो नई प्रोसिक्यूशन टीम है जब तक वो तैनात नहीं होती है तो ये खुसूसी अदालत को कार्रवाई से रोका जाए। तो बसर साहब, वजारत दाखिला क्यों दरख्वास्त कर रही है संगीन गद्दारी केस का ये फैसला रुकवाने से? इसमें यही आपका अहम सवाल है, लेकिन मैं सिर्फ दो बातें का जवाब दे के आगे चलता हूँ। पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि मैंने खुद ये पॉइंट उठाया था और मैं इस बात को यकीन से कहता हूँ कि जो मूवमेंट्स मियां नवाज की बीमारी के दौरान देखी गई हैं, जो उनकी ड्रेसिंग, जो उनकी मूवमेंट, जो लंदन में देखा जा रहा है, हमें तो मैं फिर कह रहा हूँ ये बताया जा रहा था कि एक एक लम्हा कीमती है, अल्लाह ना चाहे किसी वक्त भी कुछ हो सकता है और अगर कुछ हुआ तो उसका मुकदमा इमरान खान साहब पर, तहरीक इंसाफ पर दर्ज होगा। मैं तो उस तनाज़र में कह रहा हूँ। देखें, मैं क्यों कह रहा हूँ सो मोटो का, अदालत ने ज़मानत ली है, हुकूमत ने नहीं जाने दिया। हुकूमत ने तो कहा था इंडेमनिटी बॉन्ड दें हमें, वो भी नहीं दिया, फिर अदालत ने ऑर्डर किया, वो चले गए। अब इसमें जो भी मुलव्वस हैं, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा कह रहा हूँ, खा शौकत बसरा मुलव्वस है, ठीक है, खा हमारे को वजीर मुलव्वस हैं, ठीक है, खा डॉक्टर मुलव्वस हैं, तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। और मैं बताऊं, क्या डॉक्टर यास्मीन, सुने किस बुनियाद पर ये रिपोर्ट्स, असल इशू है रिपोर्ट्स की टाइम थोड़ा कम है, मैं चाह रही हूं आप इस पर भी टेक दे दें सर, मुझे एक और खबर भी डिस्कस करनी है। जी अच्छा जी जी अच्छा। अब दूसरी बात जरदारी साहब के हवाले से, जो भी बीमार है अल्लाह पाक उसको सेहत दे, जरदारी साहब को सेहत दे, लेकिन वो हुकूमत की कस्टडी में नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। अगर उन्हें कोई रिलीफ लेना है या कुछ करना है तो अदालत में जाना है, अदालत में जाए। जहां तक है परवेज मुशर्रफ वाला मामला, परवेज मुशर्रफ वाला मामला जहां तक है, लेकिन गुजारिश ये है, किसी को अनहर्ड सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये जो इंटीरियर गवर्नमेंट गई है और मिनिस्ट्री ने एप्लीकेशन फाइल की है, सिर्फ इस बात पे कहा है कि मैं उनको मौका फराहम कर दिया जाए कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा लें। हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, चूंकि उनके, आपको मैं खबर दे रहा हूँ ये ताकि आपके सामने आ जाए। आपका कोई लेना देना नहीं है तो वज़ारत दाखिला क्यों दरख्वास्त करी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? मैं बताता हूँ। परवेज मुशर्रफ की खबर ये आई है कि वो बहुत सीरियस है। मैंने कल वैसे उनकी पिक देखी है सोशल मीडिया पे, उनके वकला ने भी रुजू किया है अदालत में भी और इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा, हमें नहीं सुना जा रहा। और दूसरी बात ये हकीकत है कि प्रोसिक्यूशन की जो टीम है वो वहां पे प्रोसिक्यूट में टीम वो फारिग कर दी गई थी, अब नई प्रोसिक्यूशन टीम भी लग रही है। तो इससे ये तो कानूनी और आईनी मामला है, इसकी हमारा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। हसन मुर्तज़ा साहब, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखें जी, उनकी सेहत का जहाँ तक मामला है, हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनके इलाज के लिए भी कहते हैं कि वो होना चाहिए, करवाया जाना चाहिए या वो खुद करवाएं। आज़ाद फिर रहे हैं, वहाँ उन्हें इलाज की सहूलतें पूरी मिलनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ अनहर्ड का, ये कह रहे हैं कि किसी को अनहर्ड सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मुशर्रफ साहब के लिए तो अनहर्ड सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हमारे 6 महीने हो गए हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई हमारे खिलाफ रेफरेंस नहीं है, कोई हमारे खिलाफ अर्जी चिट्ठी नहीं है। हमें फर्जी नामों पे जेली बैंक अकाउंट्स में जो किसी के भी हो सकते हैं, हमें उसमें इन्वॉल्व करके, और आप कहते हैं कि अदालतों में तो हम जा रहे हैं, अदालतों से तो हमें इंसाफ की तवक्को भी है। इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों से सुरखरू भी होंगे। लेकिन जहाँ तक आपका ताल्लुक था, जहाँ तक आपने करना था, जहाँ तक प्रोसिक्यूशन का ताल्लुक था, उस हद तक तो आपने हमें मेहरबानी फरमाई। अब उससे आप बरियुल जिम्मा ना हो, आपने वो भुगतनी भी है। आप लोगों से कर रहे हैं सर, आप लोगों से गिला कर रहे हैं। बसर साहब, आपको समझ नहीं आ रही। देखें, फिर वही बात, शौकत बसरा साहब, मैं गिला आपसे नहीं कर रहा, आपने तो कल फिर हमारी तरफ ही आना है और फिर मेरी जगह पे आपने धमालों के टाइम चले। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं गुलाम मुर्तज़ा का जरा टेक ले लूं परवेज मुशर्रफ वाली स्टोरी पे। किसी से भी नहीं कर रहे, चलें ठीक है, सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए करे जो हम भुगत। अदालत जाए, अदालत, कल फिर तुमने हमारी तरफ ही। चले, आपने वहीं पलट के जाना है, वो कह रहे हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा की टीम मौजूद है, अदालत जाए, अदालत से बातें करें, अदालत में हम भुगत लेंगे। ठीक है,
अदालत में ये भुगत जो, लेंगे। जहाँ तक सहूलतकारी का ताल्लुक है वो उसका आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला सेट हो जाओगे। अच्छा जी, वो भी अपने अदालत को बताना है, अगर हमने कुछ गलत किया वो भी अदालत को बताना है। आवाम को भी जवाब देना है सर, आवाम को जिसने वोट दिया है आपको। ठीक है गुलाम मुर्तजा, आवाम को जवाब देना है, हमने अदालत के फैसले के। वजारत दाखिला की जानिब से जो आज ये पटिशन दायर की गई है, बुनियादी इसका नुक्ता इस तरह से इसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर संगीन दारी के मुकदमे में सज़ा होती है खुदा न खास्ता, या वो मुजरम करार पाते हैं, तो उनके साथ उनके जो शरीके जुर्म हैं वो उनके साथी और उस वक्त के जो आला ओहदों पर फाइज लोग होंगे उनको भी साथ उनके 149 में सज़ा हो सकती है। अच्छा। या उनके कोई लीगल इम्प्लीकेशंस उनके ऊपर आ सकती हैं। तो इस हवाले से बाकी जो अनहर्ड वाली सूरत हाल है उसमें डे टू डे बेसिस के ऊपर भी हियरिंग चलती रही है, मुख्तलिफ अतराफ से और भी हियरिंग होती रही है, और पूरा मौका दिया गया था प्रोसिक्यूशन को भी, जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी और उनकी टीम को भी, और उन्हें बार बार यहाँ बुलाया जाता रहा, यहाँ तक कि उन्हें कहा गया कि आप टीम यहाँ से भिजवा देते हैं, बयान रिकॉर्ड करवा दें। उन्हें यह भी कहा गया कि वो थ्रू वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड करवा दें, लेकिन उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो एक तरफ से ये भी हो सकता है कि ये सिंगल पार्टी जिस तरह से अमूमी तौर पे बहुत से फैसले इस तरह के जो होते हैं उसमें अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो यकतरफा तौर पे वो निपटा दिए जाते हैं। तो या तो ये इस तरह से है, अदरवाइज़ ये कि गवर्नमेंट जो है इसको अपनी कोई क्लैरिफिकेशन देनी होगी इस एतबार से। अच्छा। कि ये क्योंकि ये जो इस्तगासा की टीम थी ये भी तो इसी गवर्नमेंट ने इसी तो ये क्लैरिफिकेशन भी हुकूमत को देनी होगी। बिल्कुल सही, दौर में ये हटाई गई है, बिल्कुल हटाई गई है। पॉइंट टेकन गुलाम मुर्तजा आपका सवाल है जी, बिल्कुल ये सवाल है जो हम उठा रहे हैं। ये सवाल जो है हाँ, इसका जवाब भी देना होगा। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपका भी बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।